qualified the ABM. Congratulations Vijan sir, congratulations Ram sir. Okay, तो आई गेस ऑडियो वीडियो क्वालिटी सीम्स टू बी फाइन. तो क्विकली स्टार्ट करें फिर आज का सेशन. इट्स अबाउट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और एनपीए. ठीक है, तो क्विकली स्टार्ट करते हैं. सी डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है ये चीज करवाने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहूंगी. व्हाट इज एनपीए और एनपीए का कॉन्सेप्ट आता कहां से है. ठीक है, एसेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डीलिंग विद लोन्स एंड एडवांसेस, है ना. लोन्स एंड एडवांसेस, बैंक्स की अगर मैं प्राइमरी फंक्शंस की बात करूं, वन ऑफ देम इज प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस. एक क्या रहता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट. सेकेंड वन इज दे आर प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस. लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज एसेट्स और लाइबिलिटीज. क्विकली कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में. I hope so you are familiar with the concepts कि what are assets and what are liabilities. जो आपका ABM है उसमें भी आप डील करते हो, JI भी आपने क्वालिफाई किया है, आप अच्छे से फैमिलियर हो ये कॉन्सेप्ट के साथ. what are assets and what are liabilities. Do let me know loans and advances from the point of view of a bank. They are called assets or liabilities. Quickly. So it's assets, liability. See, I am asking from bank's point of view. I am asking from bank's point of view, not our point of view or borrower's point of view. ठीक है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका क्या है, एसेट है. अगर आज की टाइम में बैंक ने लोन दिया है, आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आपने वो पैसा वापस करना है विद इंटरेस्ट, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी. तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बात, लोन्स उनके लिए क्या एक्ट करेंगे, एसेट्स एक्ट करेंगे. ये चीज क्लियर होगी सभी को. अभी लोन्स एंड एडवांसेस क्या है, दे आर एसेट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक. गेटिंग माई पॉइंट. अभी ये जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं इनको आपने टाइमली रीपे करना है, इनको आपने टाइमली रीपे करना है. अगर तो आपने ये टाइमली रीपे किए, अगर तो आपने ये टाइमली रीपे किए तो आप ऐसा बोल सकते हो ना कि ये जो एसेट है बैंक का ये परफॉर्म कर रहा है. आप इसको बोल सकते हो कि ये जो एसेट है बैंक का ये परफॉर्म कर रहा है, या आप इसको बोल सकते हो परफॉर्मिंग एसेट. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. अगर इसका रीपेमेंट शेड्यूल में कोई डिफॉल्ट हो जाए, आप पे नहीं कर रहे, टाइमली पे नहीं कर रहे, या डिफॉल्ट आपको देखने को मिला, तो वो केस में इन सिंपल लैंग्वेज, इन लेमैन्स लैंग्वेज मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि ये जो एसेट है आपका ये परफॉर्म नहीं कर रहा, ये जो एसेट है आपका ये परफॉर्म नहीं कर रहा, या मैं इसको बोल दूं कि ये क्या कहलाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. गेटिंग माय पॉइंट. तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट आता है एनपीए का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. बैंक बेसिकली क्या है, बैंक वेट नहीं करेंगे कि कब उनका एसेट नॉन परफॉर्मिंग होएगा. उन्होंने अर्ली स्टेज के ऊपर ही क्या लेने हैं, एक्शन लेने हैं. अर्ली स्टेज के ऊपर ही एक्शन लेना है. एंड दे ट्राई देयर बेस्ट प्रिकॉशंस के साथ कि उनका एसेट एनपीए कन्वर्ट ना हो. अर्ली स्टेज के ऊपर जो एक्शन लिए जाएंगे दे आर टेकन विद द हेल्प ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ अकाउंट. आपने सुना होगा एसएमए के बारे में. डू लेट मी नो फुल फॉर्म ऑफ एसएमए इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट. डू लेट मी नो फुल फॉर्म ऑफ एसएमए क्विकली. इसके बाद आपको एक टर्म बतानी है. सो पहले बताइएगा एसएमए स्टैंड फॉर व्हाट. Congratulations Swati ma'am, Praveen sir, congratulations to you Ankur sir. होता है कब या कौन से केसेस में, अगर आपको स्ट्रेसफुल साइन शो हो रहे हैं ना पहले 30 डेज तक, तो आप उसको डाल दोगे एसएमए जीरो अकाउंट में. 30 डेज तक आप अगर आपको नॉन फाइनेंशियल बट स्ट्रेसफुल साइन अगर शो हो रहे हैं ना तो आप उसको डाल दोगे एसएमए जीरो में. एसएमए 1 कब आएगा, जब 31 से लेके 60 डेज तक आपको स्ट्रेसफुल साइन जो है फाइनेंशियल नेचर के अगर शो हो रहे हैं तो आप वो अकाउंट को क्लासिफाई करोगे एसएमए 1 कैटेगरी के अंदर. अगर 61 से लेके 90 डेज तक स्ट्रेसफुल साइन शो हुए तो वो अकाउंट को आप कैटेगराइज करोगे एसएमए 2. गेटिंग माई पॉइंट. तो ये टाइमलाइन ध्यान में रखिएगा, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2. जब 90 डेज हो गए, जब 90 डेज हो गए एंड फिर भी यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट हो रहा है या पेमेंट नहीं हुई, फिर आप वो एसेट को क्या डिक्लेयर करोगे, फिर वो एसेट को डिक्लेयर किया जाएगा एनपीए. 90 डेज का टाइम पीरियड हो गया, फिर वो एसेट क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, एनपीए. गेटिंग माई पॉइंट. एनपीए डिक्लेयर होने के बाद भी ना आगे आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगी. एनपीए के बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी दैट इज कॉल्ड सब स्टैंडर्ड एसेट. दैट इज कॉल्ड सब स्टैंडर्ड एसेट. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन रहेगी डाउटफुल एसेट्स की, डाउटफुल कैटेगरी.
एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन रहेगी आपकी लॉस एसेट्स की। ये मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता रही हूं, अभी हमने इन डिटेल इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ कि एनपीए में हमने क्या क्या चीजें जो हैं उसको ध्यान में रखना है। तो एनपीए डिक्लेयर होने के बाद पहले 12 महीने तक भी अगर यहाँ पे पेमेंट नहीं रही तो वो एसेट को क्लासिफाई किया जाएगा सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में। मोर देन 12 मंथ्स हो गए तो वो उसको आप क्लासिफाई कर दोगे डाउटफुल में। डाउटफुल में भी आगे फर्दर कैटेगराइजेशन है, D1, D2 एंड D3। 3 क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। डाउटफुल डिक्लेयर होने के बाद पहले 12 महीने तक ये D1 कैटेगरी में रहेगा, नेक्स्ट 24 मंथ्स तक ये D2 कैटेगरी में रहेगा, नेक्स्ट 36 मंथ्स तक ये D3 कैटेगरी में रहेगा, ठीक है। ये आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है डाउटफुल की। उसके बाद लॉस एसेट कि कोई चांसेस आप जो चांसेस थे ना फॉर द रिकवरी ऑफ द लोन, एकदम वो खत्म हो गए, ठीक है, कि वो ये जो एसेट है अभी आप इसको रिकवर कर ही नहीं सकते, तो वो आपका कौन सा कैटेगरी में चला जाएगा, लॉस एसेट की कैटेगरी में चला जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, वो आपका चला जाएगा लॉस एसेट की कैटेगरी में। ओके, अभी हम ये जो देखा ना कि अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन बैंक्स क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोविजन मेंटेन करके रखना है। बैंक्स के पास रिक्वायरमेंट है कि अगर सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है या डाउटफुल में है, D1, D2 या D3 में है अगर आपका एसेट, अकॉर्डिंगली आपने प्रोविजन बना के चलना है, सो दैट कि इन एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट आपके पास अनफ कैपिटल हो टू हैंडल दैट अमाउंट ऑफ लॉस, ठीक है। तो आपने एडवांस में ही प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेके चलना है विद द हेल्प ऑफ प्रोविजन। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर है वो एसेट, अकॉर्डिंगली आप प्रोविजन मेंटेन करोगे, ठीक है, अकॉर्डिंगली आप प्रोविजन मेंटेन करोगे। अभी चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ एंड फिर हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन रिलेशन टू दी टॉपिक। ओके, ओके, तो सबसे पहले जानेंगे कि क्रेडिट डिफॉल्ट, स्ट्रेस्ड एसेट या एनपीए। क्रेडिट डिफॉल्ट इन सिंपल लैंग्वेज, क्रेडिट डिफॉल्ट इज बेसिकली व्हाट, आपने आज के टाइम में किसी पर्सन को लोन दिया, वो पर्सन ने पेमेंट नहीं की जब भी उसका ड्यू डेट था, ठीक है, वो केस में उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। जिस भी पर्सन को आपने लोन प्रोवाइड किया देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो पे करे या ना करे, तो वो क्या कहलाएगा आपका क्रेडिट डिफॉल्ट। क्रेडिट डिफॉल्ट मीन्स द इनएबिलिटी or unwillingness of a customer or a counterparty to meet commitments in relation to lending, trading or any financial transaction. This may taken the following form. किस तरीके से हो सकता है क्रेडिट डिफॉल्ट? सबसे पहले इन द केस ऑफ डायरेक्ट लेंडिंग और फंड बेस्ड लेंडिंग, जहां पे एक्चुअल मूवमेंट और एक्चुअल फ्लो ऑफ फंड आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द केस ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग। तो आप वो केस में कब बोलोगे कि क्रेडिट डिफॉल्ट हुआ है? जब आपने प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं की। गेटिंग माय पॉइंट? सो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट मे नॉट बी रीपे एज पर द टर्म्स ऑफ द रीपेमेंट, तो आप उसको बोलोगे क्रेडिट डिफॉल्ट। इन केस ऑफ नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग, आपको पता है ना लेटर ऑफ क्रेडिट के रिलेशन में, बैंक गारंटी के रिलेशन में नॉन फंड लैंडिंग रहता है ना, तो ये केस में आप क्रेडिट डिफॉल्ट कब बोलोगे? फंड्स में नॉट बी फोर्थ कमिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट अपॉन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लाइबिलिटी। अभी बेसिकली यहाँ पे क्या है, जैसे मैं बैंक गारंटी की बात करूं, बैंक गारंटी के केस में मान लो ए एंड बी की आपस में डीलिंग थी, ए ने पेमेंट करनी थी बी को, ए ने कर दिया यहाँ पे डिफॉल्ट, ए ने पेमेंट नहीं की, बैंक ने यहाँ पे दे रखी थी गारंटी, श्योरिटी था बैंक, तो डेफिनेटली अगर बैंक ने गारंटी दे रखी है बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी, उनकी रेपुटेशन का यहाँ पे क्वेश्चन है, तो बैंक यहाँ पे क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे पर्सन बी को। लेकिन अल्टीमेट पेमेंट करनी किसने थी? ये पर्सन ए ने करनी थी, अल्टीमेट पेमेंट पर्सन ए ने करनी थी ऑन द बिहाफ ऑफ ए, बिकॉज बैंक ने यहाँ पे गारंटी दे रखी थी ए के बिहाफ के ऊपर, बैंक ने यहाँ पे पे कर दिया पर्सन बी को। अभी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ए की है कि इन्होंने बैंक को वापस भी तो करना है वो पैसा। अगर वो पैसा वापस करने में यहाँ पे डिफॉल्ट किया पर्सन ए ने, तो आप उसको बोलोगे क्रेडिट डिफॉल्ट इन केस ऑफ नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग। गेटिंग माई पॉइंट? In the case of treasury operations, the payment or series of payment due from the counterparties under the respective contracts may not forthcoming or ceases in that case, तो उसको आप बोलोगे credit default in case of treasury operations. Then in case of cross border exposure,
अगर आपने इस अकॉर्डिंग लोन जो है वो सैंक्शन कर रखा है, क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर्स अगर दे रखा है, वो केस में द अवेलेबिलिटी एंड फ्री ट्रांसफर ऑफ अ फॉरेन करेंसी फंड्स में ईदर सीज और रिस्ट्रिक्शन में बी इम्पोज्ड बाय द सोवरन, तो वो केस में वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट डिफॉल्ट। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा, क्रेडिट डिफॉल्ट बोलोगे कब। टर्म लोन के केस में अगर मैं बात करूं, जब भी इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट आपका ओवर ड्यू रहेगा फॉर अ पीरियड मोर देन 90 डेज, 90 डेज का कॉन्सेप्ट तो बस ध्यान में रखना, ठीक है। मोर देन 90 डेज अगर आपने इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट जो है आपका ओवर ड्यू है, तो वो आपका किसमें डाल देंगे, एनपीए में, इन केस ऑफ टर्म लोन। सीसी या ओवरड्राफ्ट की अगर मैं बात करूं, कैश क्रेडिट लिमिट की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे हम एक टर्म देखते हैं, दैट इज आउट ऑफ ऑर्डर। अगर आपका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर है फॉर मोर देन 90 डेज, अभी ये जो टर्म है इसके साथ फैमिलियर होना चाहिए कि आउट ऑफ ऑर्डर मींस व्हाट। तो आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट आप कब बोलोगे, जब आपको ये चीजें देखने को मिले, क्या क्या। सबसे पहली, एन अकाउंट शुड बी कंसिडर्ड आउट ऑफ ऑर्डर इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कंटिन्यूसली मोर देन द सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर। अभी अगर मैं ओवरड्राफ्ट के केस की बात करूं, सीसी लिमिट की अगर मैं बात करूं, एक लिमिट असाइन की जाती है आपको, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने वो जो लिमिट असाइन की हुई है ना, उससे एक्सीडेड फॉर्म में आपने पैसा निकलवा रखा है बैंक से, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका है कंटिन्यूसली मोर देन दी सैंक्शन लिमिट, जो आपको सैंक्शन कर रखी है उससे कंटिन्यूसली आपका ज्यादा है वो बैलेंस, तो वो केस में वो अकाउंट डिक्लेयर किया जाएगा आउट ऑफ ऑर्डर। इन केस आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अकाउंट इज लेस देन द सैंक्शन लिमिट। अभी सेकंड केस क्या है कि चाहे आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अकाउंट में सैंक्शन लिमिट से कम है, बट आपने कोई क्रेडिट नहीं किया फॉर कंटिन्यूसली 6 मंथ्स, कोई अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवाई 6 महीने तक एज ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, और क्रेडिट आर नॉट अनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, दिस अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर। तो आउट ऑफ ऑर्डर के लिए यहाँ पे हमने 3 कंडीशन देखी। सबसे पहली, जो आपका सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पार है उससे एक्सेस आपने ओवरड्रॉन करवा रखा है, तो वो आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। चाहे आपने एक्सेस ओवरड्रान नहीं किया लेकिन 6 महीने तक क्रेडिट भी नहीं की कोई अमाउंट, तब भी आपका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। या फिर क्रेडिट इतना भी अनफ नहीं है टू डेबिट योर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेबिट करनी वो अमाउंट, कि वो अमाउंट भी जो है आप कवर कर पाओ, तो वो केस में वो अकाउंट क्या कहलाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर। तो अगर अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर है फॉर मोर देन 90 डेज इन केस ऑफ सीसी एंड ओवरड्राफ्ट, तो आप उसको एनपीए डिक्लेयर करोगे। देन बिल्स अकाउंट के रिलेशन में आपको पता है बैंक्स बिल्स डिस्काउंट करते हैं, तो बिल्स परचेस और बिल डिस्काउंट रिमेन ओवर ड्यू और अनपेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, तो उसको आप क्या बोलोगे, या उसको डिक्लेयर कर दोगे एनपीए। एग्रीकल्चर के केस में आपने सबसे पहले डिवाइड करना है कि ड्यूरेशन क्या है क्रॉप का, सीजन रहता है ना क्रॉप का, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स आपको देखने को मिलती हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप देखने को मिलती हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप किसको बोलोगे, जिसका क्रॉप सीजन 1 ईयर का है, एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप किसको बोलोगे, जिसका क्रॉप सीजन मोर देन 1 ईयर है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होगी। इफ द इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट ओवर ड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन इन केस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, एंड अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, इफ द इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट ओवर ड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन, तो उसको आप एनपीए डिक्लेयर करोगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखिएगा इन रिलेशन टू एनपीए। देन नेक्स्ट इज स्पेशल मेंशन अकाउंट। एसएमए के बारे में जाना तो थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेशल मेंशन अकाउंट इन 2003 टू आइडेंटिफाई द वीकनेस इन द लोन अकाउंट एट एन अर्ली स्टेज। मतलब अगर आप अर्ली स्टेज पे ही प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लोगे ना, तो आप उसको विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आप उसको सॉल्व करने के लिए अल्टरनेटिव्स बता दोगे कि ये तरीके से हम इसको क्या है हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। The purpose of this classification is to help the banker to become aware of these early warning signals. Basically special mention account क्या शो करते हैं, they are early warning signal कि भाई अच्छे से ये जो अकाउंट है इसकी तरफ ध्यान दे लीजिए, अदरवाइज ये जो अकाउंट है ये किस तरफ मूव हो रहा है, एनपीए की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। At the early stage and to identify the potential NPAs and initiate suitable corrective action to arrest the loan from becoming NPA at a future date. यही पर्पस रहता है आपका एसएमए का, स्पेशल मेंशन अकाउंट का, ठीक है। स्पेशल मेंशन अकाउंट आर दोज अकाउंट्स दैट शो सिम्टम्स ऑफ बैड एसेट क्वालिटी। अभी बैड एसेट हुआ नहीं है बट दे आर शोइंग द सिम्टम्स और साइंस दैट दे आर मूविंग टूवर्ड्स द बैड एसेट, ठीक है।
of bad asset quality in the first 90 days itself. The special mention account are usually categorized in terms of duration. जो ड्यूरेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. क्या क्या ड्यूरेशन बताई मैंने आपको? एक तो बताया SMA 0. इससे पहले भी ना एक स्टेज रहता है, दैट इज नोन एज SMA NF. NF स्टैंड फॉर नॉन फाइनेंशियल सिग्नल ऑफ स्ट्रेस. कि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि कोई फाइनेंशियल स्ट्रेसफुल साइन शो हो रहे होंगे कि बंदे ने पे नहीं किया, लेकिन मान लो अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन मंगवाई, डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, स्टेटमेंट मंगवाई, वो टाइमली डिपॉजिट नहीं कर रहा बंदा, तो वो केस में वो कहलाएगा आपका नॉन फाइनेंशियल सिग्नल ऑफ स्ट्रेस. SMA 0 डिस्कस करते हैं. प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट नॉट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 30 days but account showing sign of incipient stress, delay of 90 days or more. For example, in case of submission of stock statement, other stipulated operating control statement, credit monitoring or financial statement, return of bill discounted or under collection, non compliance of terms and condition of loan sanction. तो यहाँ पे अगर आपको 30 days तक, मतलब आपसे इंफॉर्मेशन मंगवाई जा सकती है ना कि भाई टाइमली आपने ये इंफॉर्मेशन बैंक को सबमिट करवानी है, अगर आप उसमें डिफॉल्ट कर रहे हो या डीले कर रहे हो तो वो केस में वो अकाउंट को SMA 0 के अंदर क्या कर देंगे, शिफ्ट करेंगे. SMA 1, जब आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट ओवर ड्यू रहेगा बिटवीन 31 to 60 days, दैट इज नोन एज SMA 1. मतलब वो क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगी, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1. स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, जब आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट ओवर ड्यू रहेगा बिटवीन 61 to 90 days, तो SMA 2. एंड जब 90 days हो गए तो फिर कौन सा क्लासिफिकेशन रहेगा, इट्स व्हाट, इट्स NPA. ठीक है. देन नेक्स्ट इज, अभी स्पेशल में, अच्छा चलो आप ये क्वेश्चन का आंसर आप करो. मैंने आपको बोला कि सब स्टैंडर्ड डाउटफुल है ना, लॉस के केस में हमने क्या है, प्रोविजन बना के चलना है. क्या SMA के केस में भी प्रोविजन बना के चलेंगे? येस और नो में आंसर करना. क्या SMA के केस में, अभी SMA की अगर मैं बात करूं, चाहे SMA 0 की बात करूं, 1 की करूं, 2 की करूं, स्ट्रेसफुल साइन तो शो हो रहे हैं ना, तो क्या ये केस में प्रोविजन बनानी चाहिए या बनती है? इज योर आंसर इज येस और नो? बताना कमेंट बॉक्स में. ओके तो यहाँ पे यस नो मतलब ऐसे मिक्स आंसर आ रहे हैं. तो SMA की अगर मैं बात करूं ना, मैंने आपको क्या बोला, आप प्रोविजन किस केस में बनाइएगा, ये लाइन बस अच्छे से सुन लो, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा. मैंने आपको क्या बोला कि प्रोविजन आपने किस केस में बनानी है, प्रोविजन आपने बनानी है जो आपका बैड एसेट हो जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जो आपका बैड एसेट हो जाएंगे वो केस में आपने प्रोविजन बना के चलना है. लेकिन अगर मैं SMA की बात करूं, SMA में वो अकाउंट आप डाल रहे हो, वो एसेट की क्लासिफिकेशन है दैट आर शोइंग साइन ऑफ बैड एसेट क्वालिटी, दैट आर शोइंग साइन ऑफ बैड एसेट क्वालिटी. वो भी बैड एसेट हुए नहीं है, जो आपका बैड एसेट हो जाएगा उसके लिए आपने प्रोविजन बनाना है ना, कि अगर ये टाइम ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या बनाओगे, प्रोविजन बनाओगे. लेकिन SMA की अगर मैं बात करूं ना, ये तो वो वाले अकाउंट हैं दैट आर शोइंग साइंस ऑफ बैड क्वालिटी, स्ट्रेसफुल साइंस शो कर रहे हैं, तो फिर क्या ये केस में प्रोविजन बनेगी? नहीं, SMA के केस में प्रोविजन नहीं बनेगी, ये बात ध्यान में रखिएगा. ठीक है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट. जी इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड के केस में, सब स्टैंडर्ड के केस में बनाते हैं हम प्रोविजन, लेकिन SMA के केस में नहीं बनाते. ठीक है. ओके तो सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड एसेट की. स्टैंडर्ड एसेट मींस कि सारा कुछ टाइमली बंदा पे कर रहा है. ठीक है. कोई आपको यहाँ पे डीले, डिफॉल्ट ये चीज नहीं देखने को मिल रही. अकाउंट्स विच आर इन ऑर्डर आर क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट. सब स्टैंडर्ड accounts which have been classified as NPA for a period not exceeding 12 months. 12 महीने के अंदर अंदर, मतलब NPA डिक्लेयर होने के बाद 12 महीने के अंदर अंदर अगर यहाँ पे आपको डीले या डिफॉल्ट दिख रहा है तो वो आपका कौन सा क्लासिफिकेशन चला जाएगा, सब स्टैंडर्ड का. फिर डाउटफुल मीन्स सब स्टैंडर्ड अकाउंट विच हैव रिमेन NPA फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 12 months. अगर तो 12 महीने के अंदर अंदर, NPA डिक्लेयर होने के 12 महीने के अंदर अंदर रहेगा तो वो सब स्टैंडर्ड है. 12 महीने का टाइम एक्सीड हो गया तो वो कौन सी कैटेगरी चली जाएगी, फिर डाउटफुल वाली. ठीक है. गेटिंग माई पॉइंट. देन लॉस एसेट्स.
accounts which have become unrealizable where losses have been identified by the bank, external auditors, RBI इंस्पेक्टर, तो उनको आप क्या कंसीडर करोगे? लॉस एसेट्स। उनको आप क्या कंसीडर करोगे? लॉस एसेट्स। डेफिनेटली प्रकाश सर, अभी मैं बताऊंगी, हमने डिस्कस करना है ना अभी प्रोविजन रिक्वायरमेंट। डोंट वरी, क्यों प्रोविजन मेंटेन करना है, क्या प्रोविजन का परसेंटेज है, ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा क्लासिफिकेशन की, अगर मैं यहां पे बात करूं, स्टैंडर्ड एसेट्स क्या हैं, सब स्टैंडर्ड क्या है, डाउटफुल क्या है, लॉस एसेट्स क्या है। आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, अभी मैंने आपको क्या बोला, हर एक के केस में हमने क्या बनानी है? प्रोविजन बनानी है। तो वो प्रोविजन परसेंटेज क्या है, अभी उसको डिस्कस करते हैं। ये टेबल अगर आपने अच्छे से कर लिया, ये जो भी टेबल हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, तो यहां पे सबसे पहला स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट मतलब कि जो इन ऑर्डर हैं, एसेट जो इन ऑर्डर हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे? स्टैंडर्ड एसेट कहलाएंगे। फिर क्या स्टैंडर्ड एसेट के केस में प्रोविजन बनाने की जरूरत क्यों है? स्टैंडर्ड एसेट के केस में यहाँ पे प्रोविजन बनानी है, लेकिन वो जो अमाउंट रहेगी ना, जैसे हम प्रिकॉशंस लेके चलते हैं ना, कि इन केस अगर स्टैंडर्ड एसेट भी फ्यूचर में अगर आपको लगा कि डिफॉल्ट के चांसेस हो सकते हैं या डिफॉल्ट देखने को मिला, कि आप यहाँ पे क्या हो, प्रिकॉशनरी स्टेप लेके चलते हो, चाहे बंदा टाइमली पे कर रहा है, फिर भी आप यहाँ पे क्या हो, प्रोविजन बना के चलोगे, प्रिकॉशनरी स्टेप लेके चलोगे, लेकिन वो जो अमाउंट ऑफ प्रोविजन रहेगा ना, वो मिनिमल रहेगा। वो क्या रहेगा? मिनिमल रहेगा, कि आप उसको हैंडल कर पाओ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एसेट के केस में अगर आपने यहाँ पे लैंडिंग कर रखी है इन केस ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो वो केस में आपने प्रोविजन कितना बनाना है? 0.25। ऑल अदर लोन्स एंड एडवांसेस के केस में कितना प्रोविजन बनाना है? 0.40। कमर्शियल रियल एस्टेट के केस में 1%। टीजर रेट हाउसिंग लोन के केस में 2%। टीजर रेट हाउसिंग लोन की स्टार्टिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे कम चार्ज किया जाएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको हाइक देखने को मिलेगा, दैट इज नोन एज टीजर रेट हाउसिंग लोन। तो क्या प्रोविजन रिक्वायरमेंट है? 0.25, 0.40, 1 एंड 2। आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट सब स्टैंडर्ड। तो एनपीए डिक्लेयर होने के बाद पहले 12 महीने तक आपका एसेट किस कैटेगरी में रहेगा? सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहेगा। तो वो केस में प्रोविजन कितना बनाना है, ये डिपेंड करेगा कि जो रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है वो कितना है। अगर रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी आपका 10% से ज्यादा नहीं है, तो वो केस में प्रोविजन कितना बनाना है? 25%। लेकिन अगर आपका मोर देन 10% है, तो वो केस में कितना बनाना है? 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यू। 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यू जी। रेजिडेंशियल हाउसिंग के केस में कमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल, अभिषेक सर ने यहाँ पे एक परसेंटेज शेयर की है, इट्स अ 0.75। तो एज एन एड ऑन इन्फॉर्मेशन आप इसको ध्यान में रखिएगा, दैट कमर्शियल रियल एस्टेट इन केस ऑफ स्पेसिफिकली फॉर रेजिडेंशियल हाउसिंग द अमाउंट ऑफ प्रोविजन इज व्हाट? इट्स 0.75। ओके, तो मैं सब स्टैंडर्ड एसेट की बात कर रही थी। यहाँ पे आपने देखना है कि सब स्टैंडर्ड के केस में सबसे पहले कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना है, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना है। अगर तो ये 10% तक है या 10% से कम है, 10% तक है, तो वो केस में आपने 25% प्रोविजन मेंटेन करनी है। अगर मोर देन 10% है, तो वो केस में 15% मेंटेन करनी है। अब ये जो परसेंटेज है प्रोविजन की, डेफिनेटली किसी चीज के ऊपर लगेगी। किसके ऊपर लगेगी? 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यू, 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यू। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे मान लो मैंने किसी को 20 लाख का यहाँ पे क्या दिया? लोन दिया। मैंने किसी को 20 लाख का, या बैंक ने मान लो किसी को 20 लाख का लोन दिया। ये केस में रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना है? लेट्स से 1 लाख। एंड बाकी की अगर मैं बात करूं, 19 लाख यहाँ पे आपका अनरियलाइज्ड पोर्शन है, ठीक है, अनरियलाइज्ड पोर्शन है। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं कि रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी दिस इज लेस देन 10%, 1 लाख आपका क्या है? रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी आ रहा है, ठीक है। दिस इज अनसिक्योर पोर्शन, दिस इज रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो लेस देन 10% है। जब लेस देन 10% है, तो वो केस में आपने प्रोविजन कितना मेंटेन करना है? 25%। किसके ऊपर अप्लाई करेंगे 25%? आउटस्टैंडिंग ड्यू। आउटस्टैंडिंग ड्यू माने 20 लाख। गेटिंग माई पॉइंट? तो सब स्टैंडर्ड के केस में जो प्रोविजन का रिक्वायरमेंट है वो आपका किसके ऊपर एप्लीकेबल होएगा? आउटस्टैंडिंग ड्यू के ऊपर। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज डाउटफुल एसेट।
डाउटफुल में मैंने आपको बोला था फर्दर क्लासिफिकेशन है D1, D2, D3। तो पहले 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर होने के बाद, ठीक है, पहले 12 महीने तक आपका D1 कैटेगरी, फिर D2, फिर D3। अगर तो D1 कैटेगरी में है तो आपने देखना है रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का 25%, एंड जितना भी शॉर्टफॉल है सिक्योरिटी में वो केस में आपने 100% प्रोविजन मेंटेन करनी है। D2 कैटेगरी में है तो 40%, एंड शॉर्टफॉल है जो सिक्योरिटी का वो केस में 100%। अगर D3 कैटेगरी में आ गया तो वो केस में यूनिफॉर्मली आपने 100% प्रोविजन जो है वो मेंटेन करके चलना है। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप सो, थिंक इज क्लियर टू यू। D1 कैटेगरी है तो 25%, D2 कैटेगरी है तो 40%। अभी ये जो परसेंटेज है किसके ऊपर अप्लाई होएगी? क्या ये आउटस्टैंडिंग ड्यू के ऊपर अप्लाई होएगी? नो। ये जो परसेंटेज है ये किसके ऊपर अप्लाई होएगी? ये अप्लाई होएगी आपकी रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर। जैसे मैं अगर इसकी एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पे जो 25% परसेंटेज है या 40% परसेंटेज है, ये आप किसके ऊपर अप्लाई करोगे? ऑन रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। गेटिंग माई पॉइंट? सब स्टैंडर्ड के केस में किसके ऊपर अप्लाई करनी थी? 15 और 25 ऑन आउटस्टैंडिंग ड्यू। तो दोनों के बीच में आई होप सो डिफरेंस इज क्लियर टू यू कि डाउटफुल के केस में किसके ऊपर अप्लाई होएगा एंड सब स्टैंडर्ड के ऊपर किसके ऊपर अप्लाई होएगा। गेटिंग माई पॉइंट? देन लॉस एसेट्स। द एंटायर एसेट शुड बी रिटन ऑफ permitted to remain in the books for any reason. 100% of the outstanding should be provided for that type of assets. ठीक है, they are categorized as loss assets. तो आई होप सो ये चीज क्लियर होगी हो आपको इन रिलेशन टू प्रोविजन रिक्वायरमेंट फॉर एनपीए। ठीक है, एनपीए एसेट्स। ओके, एनपीए ऑन अकाउंट ऑफ इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अभी यहां पे मैंने आपको क्या बताया जी अभिषेक सर, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी सिर्फ मैं जिस रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना उसके रिलेटेड सिर्फ डिस्क्रिप्शन अभी क्लियर करवा रही हूं। डोंट वरी अबाउट दैट, हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने हैं आज ही के सेशन में। ओके, तो एनपीए ऑन अकाउंट ऑफ इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अभी मैंने आपको क्या बोला कि एक टाइमलाइन के साथ चलना है हमने, सब स्टैंडर्ड, उसके बाद आप डाउटफुल, लॉस, ये चीज मैंने आपको बोली ना। लेकिन अगर आप डायरेक्टली आपको दिख रहा है ना कि जो रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है दैट इज लेस देन 50%, तो वो केस में आपने ये नहीं देखना कि मैं इसको पहले सब स्टैंडर्ड में डालूं, डाउटफुल में डालूं, फिर लॉस में डालूं। इफ रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस देन 50%, दैट अकाउंट इज डायरेक्टली शिफ्टेड टू डाउटफुल कैटेगरी। गेटिंग माई पॉइंट? If realizable value is less than 10%, in that case the account is directly shifted as loss assets or loss category. तो इसको आप बोलते हो erosion in the value of security. तो as per income recognition norms, interest is recognized on a realization या cash system basis. If realizable value of security is less than 50, account is shifted directly to doubtful category. If realizable value is less than 10 of the outstanding, the account is to be classified as loss asset. ठीक है, इसके बाद एक टर्म है willful loan defaulter. willful का मतलब कि जानबूझ के, they have the capability to meet off their liability, to meet off their debt. In spite of that, वो जो है वो लोन अमाउंट पे नहीं कर रहे, वो क्या कहलाएंगे? विलफुल डिफॉल्टर। वो क्या कहलाएंगे? विलफुल डिफॉल्टर। तो वर्किंग ग्रुप ऑन विलफुल डिफॉल्टर अंडर श्री एस कोहली गेव द डेफिनेशन ऑफ विलफुल डिफॉल्ट। तो विलफुल डिफॉल्ट है क्या, इसके बारे में बताया किन्होंने? एस कोहली ने। वर्किंग ग्रुप बना था विलफुल डिफॉल्टर के ऊपर। तो विलफुल डिफॉल्ट अकॉर्डिंग टू एस कोहली मीन्स व्हाट? अगर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही है ना तो आप उसको बोलोगे विलफुल डिफॉल्ट। क्या क्या चीजें? A willful default would be deemed to have occurred if any of the following events is noted. The unit has defaulted in meeting its payment or repayment obligation to the lender even when it has the capacity to honor the said obligation. आप में capability है to meet of your liability. In spite of that, you are not meeting of your liability, then this is known as willful default. The unit has defaulting in meeting its payment or repayment obligation to the lender and has diverted the fund for other purpose or siphon of funds. मैंने आई गेस कल के सेशन में भी आपको बताया था कि साइफोनिंग ऑफ फंड्स बेसिकली क्या रहेगी। एक रहता है डाइवर्जन ऑफ फंड्स, एक रहता है साइफोन ऑफ फंड्स। डाइवर्जन ऑफ फंड्स, आपने जिस पर्पस के लिए लोन लिया आपने वो पर्पस के लिए उसको यूटिलाइज नहीं किया। आपने वर्किंग कैपिटल के लिए लिया था लोन, मान लो आपने कैपिटल एसेट परचेज कर लिया उससे, ठीक है, या आपने कैपिटल एसेट परचेज करने के लिए लोन लिया, टर्म लोन है, उसको वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर रहे हो, डाइवर्ट कर रहे हो ना यहाँ पे पर्पस, जिस पर्पस के लिए लोन लिया, दिस इज नोन एज डाइवर्जन ऑफ फंड्स। साइफनिंग ऑफ फंड्स मीन्स व्हाट?
कि जिस पर्पस के लिए लोन लिया उस पर्पस के लिए तो नहीं कर रहे, चलो ठीक है, लेकिन एकदम ही अनरिलेटेड एक्टिविटी में वे जो पैसा है ना उसको आप यूज कर रहे हो, मतलब बिजनेस के साथ कहीं भी दूर दूर तक वो जो रिलेटेड नहीं है, एकदम ही अनरिलेटेड एक्टिविटी में अगर आप वो जो लोन वाली अमाउंट है उसको यूज कर रहे हो, दैट इज नोन एज साइफोनिंग ऑफ फंड्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज वेयर द बोरर हैज डिस्पोज ऑफ और रिमूव द immovable fixed asset चार्ज टू द बैंक विदाउट द कंसेंट ऑफ द बैंक। तो आपने यहाँ पे हो सकता सिक्योरिटी जो है, चार्ज जो है वो क्रिएट किया हो विदाउट टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द बैंक, आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो वो एसेट को, दैट इज नोन एज विलफुल डिफॉल्ट, ठीक है, दैट इज नोन एज विलफुल डिफॉल्ट। गेटिंग माय पॉइंट। अभी अगर विलफुल डिफॉल्टर हैं, डेफिनेटली इनके अगेंस्ट जो एक्शन है वो लेना चाहिए। तो क्या एक्शन होगा यहाँ पे, जैसे पीनल मेजर्स की अगर मैं बात करूं, क्या क्या लिए जाएंगे, तो एडिशनल फैसिलिटीज शुड नॉट बी ग्रांटेड बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू द लिस्टेड विलफुल डिफॉल्टर फॉर फ्लोटिंग न्यू वेंचर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years from the date the name of the willful defaulter is published in the list of willful defaulter by the RBI। RBI की willful defaulter की लिस्ट रहती है, तो जिस दिन से उनका नाम वो willful defaulter में है 5 सालों तक आपने उनको कोई भी एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करनी है फॉर एनी ऑफ देयर वेंचर। द lending institution shall formulate a policy with the approval of their board of director which set the criteria based on which the decision to publish the photographs of a person will be taken by them so that the approach is neither discriminatory nor inconsistent after considering with the board of director if it seems to be fine। अगर आपने वो जो डिफॉल्टर हैं उनकी फोटोग्राफ पब्लिश करनी है तो आप ये चीजें भी कर सकते हो एज पार्ट ऑफ पीनल मेजर्स दैट आर टू बी टेकन अगेंस्ट विलफुल डिफॉल्टर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ऑप्शंस अवेलेबल टू बैंक फॉर स्ट्रेस्ड एसेट। स्टार्टिंग में ही हमने 3 जो टर्म है वो देखी, एक क्रेडिट डिफॉल्ट बोला मैंने आपको, सेकंड हमने स्ट्रेस्ड एसेट देखना था, एंड थर्ड वन इज एनपीए। एनपीए एंड क्रेडिट डिफॉल्ट हमने कर लिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर स्ट्रेस्ड एसेट्स। साइफोनिंग ऑफ फंड्स कैलाश सर, अगर मैं इसको एक एग्जांपल के साथ क्लियर करवाऊं, साइफोनिंग ऑफ फंड्स इज बेसिकली, जैसे मान लो आपने लोन लिया था वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक है, या मान लो आपने चाहे टर्म लोन ले रखा है, कोई आपने कैपिटल एसेट जो है वो परचेज करना था, ठीक है, XYZ कंपनी ने लोन लिया। अभी अगर तो आप वो लोन की अमाउंट को विद इन द बिजनेस यूज कर रहे हो, आपने वर्किंग कैपिटल के लिए लिया था, आप मशीनरी परचेज कर रहे हो, फिर तो चलो ठीक है, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जन ऑफ फंड। अभी आपने वो पैसे को, मान लो कोई यूएस में कोई कंपनी है PQR कंपनी, उसके शेयर्स इन्वेस्ट कर लिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से, ये बिजनेस एक्टिविटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ना, सो दिस इज नोन एज अ साइफोनिंग ऑफ फंड्स, दिस इज नोन एज अ साइफोनिंग ऑफ फंड्स, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट मैं बता रही थी क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं बैंक के पास इन केस ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। तो ये जो टॉपिक है, हमने ABM में भी ये जो टॉपिक है इसको कवर किया है कि स्ट्रेस्ड एसेट के केस में व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू द बैंक विद द बैंक। सबसे पहली बात तो ये, हर एक क्रेडिट डिफॉल्ट को, स्टार्टिंग में हमने क्रेडिट डिफॉल्ट की डेफिनेशन पढ़ी, हर एक क्रेडिट डिफॉल्ट को आप लॉस नहीं कंसीडर कर सकते कि भाई बंदे ने पे नहीं किया, इतना टाइम पीरियड था, इतने टाइम पीरियड में पे करना था, बंदे ने पे नहीं किया, तो आप उसको क्रेडिट डिफॉल्ट लॉस नहीं कंसीडर करोगे। कुछ क्रेडिट डिफॉल्ट आपके ऐसे होंगे जिनको आप फुली रिकवर कर लोगे अगर आपने प्रॉपर यहाँ पे एक्शन लिया। कुछ क्रेडिट डिफॉल्ट ऐसे होंगे जिनको आप टू सम एक्सटेंट रिकवर कर लोगे। कोई वर्स केस होएगा जहां पे आप रिकवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन मेनी केसेस बैंक में बी एबल टू रिकवर इट्स ड्यूज फुली, इन अदर केसेस द रिकवरी मे बी विद सम लॉस, और इन द वर्स्ट सिनेरियो देयर मे बी नो रिकवरी एट ऑल। तो ये 3 केस देखने को मिलेंगे आपको इन केस ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट। फॉर्म में अगर कोई चीज रहती तो मैं यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना इसको चेंज कर सकती थी, मॉडिफाई कर सकती थी, एंड डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाते वो चीज में। मैंने स्टेटमेंट इस तरीके से फॉर्म करनी थी दैट एवरी क्रेडिट डिफॉल्ट रिजल्ट्स इनटू लॉस फॉर द बैंक। 99% मेरे को पता है कि आप वो स्टेटमेंट को करेक्ट मार्क करते, 99% आप वो स्टेटमेंट को करेक्ट मार्क करते कि क्रेडिट डिफॉल्ट जो है हमेशा लॉस रिजल्ट करेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक, बट दैट इज इनकरेक्ट। विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू एवरीवन, ओके। अभी अगर क्रेडिट डिफॉल्ट है, टाइमली एक्शन विद एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी इफ टेकन बाय द बैंक इज टेकन, वो केस में आप ये जो क्रेडिट डिफॉल्ट है इससे बाहर आ सकते हो, ठीक है। हो सकता है फुली बाहर आ जाओ, हो सकता है प्रोपोर्शनेटली बाहर आ जाओ, ठीक।
क्या क्या स्टेप्स हैं दैट आर अवेलेबल इन केस ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट? तो दीज आर सम स्टेप्स. सबसे पहले एग्जिट फ्रॉम द अकाउंट, रीशेड्यूलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग, रिहेबिलेशन, कॉम्प्रोमाइज, लीगल एक्शन, राइट ऑफ. तो जल्दी से जल्दी मैं एक बार के लिए इनको रिकॉल करवा देती हूँ. एंड बिफोर दैट वी आर शेयरिंग विद यू द टेलीग्राम चैनल्स लिंक. As I told you, you will be getting lots of benefit with the help of our telegram group. तो telegram group जरूर ज्वाइन कीजिएगा, अभी के अभी ज्वाइन कर लो. You will be getting quality material free of cost in the form of e-PDF notes. So take the benefit of that thing and do join the group. तो सबसे पहले देखेंगे exit from the account. तो पहला स्टेप जो बैंक के पास रहेगा, ओके मैम आई विल ट्राई. तो पहला स्टेप जो बैंक के पास रहेगा, फर्स्ट स्टेप दैट इज अवेलेबल विद द बैंक, दैट इज रिलेटिंग विद एग्जिट फ्रॉम द अकाउंट. सो बैंक्स फर्स्ट एफर्ट इज टू एग्जिट फ्रॉम द अकाउंट विच इज शोइंग साइंस ऑफ स्ट्रेस. This is possible only when the symptoms of stress are detected at a very early stage, so that the borrower is able to shift his account to another bank which has a different credit appetite. In case of consortium and multiple banking, there is good possibility of other bank taking up the share of the bank wanting to exit. मतलब जो अकाउंट आपको यहाँ पे, जिस अकाउंट में से आपको यहाँ पे स्ट्रेस्ड एसेट जो है वो शो हो रहे हैं, स्ट्रेसफुल साइन शो हो रहे हैं, इफ यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम दैट अकाउंट, तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है. नॉर्मली ये जो ऑप्शन रहेगी ये रहती है इन केस ऑफ कंसोर्टियम एंड मल्टीपल बैंकिंग, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनेंसिंग रहती है मोर देन वन बैंक करते हैं ना, तो एक बैंक अगर यहाँ पे एग्जिट करना चाहे तो वो कर सकता है. डेफिनेटली उनकी आपस की रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन जो रहेंगी उनको कंप्लाई करने के बाद. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है दैट इज रीशेड्यूलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग. रीशेड्यूलिंग का मतलब शेड्यूल चेंज कर देना. जैसे मान लो आपने 5 सालों के अंदर अंदर लोन की अमाउंट पे करनी थी ड्यू टू वैलिड रीजन. ठीक है, कोई वैलिड रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से आप 5 ईयर के अंदर अंदर वो अमाउंट पे नहीं कर पा रहे. जैसे मैं बात करूं, अभी पैंडेमिक था, पैंडेमिक के केस में यहाँ पे रीशेड्यूलिंग किया गया ना, बोरर्स का जो भी लोन अमाउंट था उन्होंने पे करना था उसको रीशेड्यूल किया गया ड्यूरिंग द पैंडेमिक. तो रीशेड्यूलिंग इज बेसिकली व्हाट, यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे. ठीक है, आपने 5 साल में पे करना था, ड्यू टू वैलिड रीजन यू आर नॉट एबल टू पे ऑफ योर अमाउंट विद इन 5 ईयर, आप 6 ईयर के अंदर कर दो. अकॉर्डिंग टू बोरर्स फिजिबिलिटी आपने टाइमलाइन इंक्रीज कर दी. ठीक है, आप पे करो 6 सालों के अंदर कर दो इंस्टेड ऑफ आपने 5 सालों के अंदर करना था. लेकिन जो एक्सटेंडेड पीरियड होएगा वो केस में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बोरर को. रीस्ट्रक्चरिंग इज बेसिकली व्हाट, कि आपने स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया लोन का. मान लो आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी थी बोरर को, यहाँ सीसी लिमिट असाइन कर रखी थी, आपने उसको चेंज कर दिया टर्म लोन में. ओवरड्राफ्ट की अगर मैं टर्म्स एंड कंडीशन की बात करूं, टर्म लोन की अगर मैं टर्म्स एंड कंडीशन की बात करूं, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में. तो यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, दैट इज नोन एज रीस्ट्रक्चरिंग. तो ये दो स्टेप्स, ये दो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं बैंक के पास. इफ डिफॉल्ट इज नॉट विलफुल, अगर तो विलफुल डिफॉल्ट है, जो मर्जी चीज कर लो, कोई सा भी स्टेप ऑप्ट कर लो, बंदे ने पे नहीं करना. ठीक है. सो इफ द डिफॉल्ट इज नॉट विलफुल, द बैंक नॉर्मली रीशेड्यूल और रीस्ट्रक्चर द लोन इन अकॉर्डेंस विद द रिवाइज्ड कैश फ्लो एस्टिमेट ऑफ द बोरर. ओके. नेक्स्ट इज रिहेबिलेशन. नेक्स्ट इज रिहेबिलेशन. तो रिहेबिलेशन इज बेसिकली इन केस ऑफ सिक यूनिट्स, सिक एंटरप्राइज. सिक एंटरप्राइज इज बेसिकली व्हाट, जैसे मान लो कि कोई फर्म है एबीसी, इन्होंने क्या है लोन लिया फॉर अ प्रोजेक्ट, इन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, अपने प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने लिया लोन. अभी कोई ऐसी चीज हुई, मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया, या रॉ मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज हो गए, या पैंडेमिक था, उसकी वजह से ना ये विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जो इन्होंने टाइमलाइन सेट कर रखी थी ना, उस टाइमलाइन के अंदर अंदर ये जो अपना प्रोजेक्ट है ना वो कंप्लीट नहीं कर पाए. क्योंकि वो टाइमलाइन के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए, आगे फर्दर इनका जो भी ऑपरेशन था इन रिलेशन टू सेल, इन रिलेशन टू कि इन्होंने जनरेट करना था रेवेन्यू विद द हेल्प ऑफ सेल, ये चीज अभी ये जो एबीसी फर्म है नहीं कर पाई. ये चीज नहीं कर पाई तो जो इन्होंने लोन लिया था वो लोन भी क्या है पे नहीं कर पा रही. लेकिन अगर यहाँ पे जो भी इनको यहाँ पे क्रंच महसूस हुआ, लिक्विडिटी क्रंच या फाइनेंस के रिलेशन में जो भी इनको दिक्कत रही, लूप होल रहा, अगर वो फाइनेंस यहाँ पे, जैसे रॉ मटेरियल की केस में मैंने बात किया ना कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, तो जो इन्होंने अमाउंट ली थी विद द हेल्प ऑफ दैट दे आर नॉट कैपेबल टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट. लेकिन अगर उनको वो एक्सटेंडेड फाइनेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाए तो ये विद इन द टाइम लिमिट अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे.
प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे तो फर्दर एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर पाएंगे, रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट रेवेन्यू डेफिनेटली दे विल बी एबल टू मीट ऑफ देयर लोन लाइबिलिटी। अगर बैंक यहाँ पे इस चीज के लिए लोन प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, दैट इज बेसिकली नोन एज rehabilitation, that is basically known as rehabilitation. So sometimes the business enterprise face adverse internal or market condition and incur losses for a long time, resulting in a default in payment of bank's dues. This is especially true of the manufacturing enterprises which are considered as sick if there is erosion. कब आप consider करोगे सिक एंटरप्राइज? इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, जब आपको इरोजन देखने को मिला इन द नेटवर्थ. नेटवर्थ इज बेसिकली व्हाट? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व. तो अगर आपको यहाँ पे इरोजन देखने को मिला इन द नेटवर्थ ड्यू टू अकमुलेटेड कैश लॉसेस to the extent of 50% of its net worth during the previous accounting year and the unit has been commercial production for at least 2 years. कमर्शियल प्रोडक्शन में है वो जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, 2 सालों में कम से कम 2 सालों तक वो कमर्शियल एंटरप्राइज होनी चाहिए, एंड पिछले अकाउंटिंग ईयर में, प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में उनको यहाँ पे 50% तक इरोजन देखने को मिला इन द नेटवर्थ ड्यू टू अकमुलेटेड कैश लॉसेस. तो वो यूनिट क्या कहलाएगी? सिक यूनिट. बेसिकली डेफिनेशन बता रखी है यहाँ पे आपको सिक यूनिट की. ठीक है. बैंक में एग्जामिन द पॉसिबिलिटी of rehabilitation in such cases after undertaking detailed viability study. ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन इज कॉम्प्रोमाइज. मतलब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज का मतलब कि आप भाई आपने इतना लोन पे करना था, चलो इतनी आपको कंसेशन दे देते हैं. ठीक है, इतनी आपको कंसेशन दे देते हैं एंड बाकी आप क्या हो, लोन पे कर दो. बाकी आप क्या हो, लोन पे कर दो. सो इफ रीस्ट्रक्चरिंग, रीशेड्यूलिंग, रिहैबिलिटेशन इज नॉट कंसिडर्ड वायबल और डजंट यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट, bank try to recover their dues by offering some concession to the borrower. Such decision is influenced by the availability, reliability of the securities and enforceability of the document. Then next is a legal action. लीगल एक्शन में डिफरेंट ऑप्शंस हैं. सिविल कोर्ट्स विल बी देयर, गवर्नमेंट मशीनरी विल बी देयर. गवर्नमेंट मशीनरी कब रहेगा? आपको पता है ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो लॉन्च करती हैं, है ना. सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम आपको बहुत देखने को मिलती है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम देखने को मिलती हैं. अगर वो स्कीम्स के तहत यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड किया गया, डिफॉल्ट हुआ, डेफिनेटली गवर्नमेंट यहाँ पे ऑफिसर अपॉइंट करेगी जो लोन रिकवर करके देगा फ्रॉम दोज बोरर्स. दैट इज नोन एज गवर्नमेंट मशीनरी. सिविल कोर्ट्स, आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हो अगर आपका जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है दैट इज विद इन दी 20 लाख लिमिट, तो वो केस में सिविल कोर्ट में जा सकते हो, सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो फॉर दी रिकवरी. देन लोक अदालत, सिविल कोर्ट में जा सकते हो, ये ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास. लेकिन आपको पता है सिविल कोर्ट में तो पहले ही पेंडेंसी ऑफ केसेस कितने हैं. ठीक है, तो वो चीज को यहाँ पे खत्म करने के लिए और दूसरा स्पीडली यहाँ पे जो बैंक है एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अपना डेट रिकवर कर पाए, उसके लिए यहाँ पे लोक अदालत का कॉन्सेप्ट लेके आया गया. तो लोक अदालत जो है ये कॉन्स्टिट्यूट किए गए अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987. ठीक है, अगर आपका 20 लाख तक का केस है तो विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्रोमाइज, अगर आप यहाँ पे एक पार्टी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है तो यहाँ पे जो जज है वो डिक्री पास करेंगे अकॉर्डिंगली एंड आपका जो केस है उसको सॉल्व किया जाएगा अंडर लोक अदालत. देन डीआरटीज विल बी देयर. अगर आपका जो लोन की अमाउंट है 20 लाख से ज्यादा है तो उसके लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, कोसी जुडिशियल बॉडी बोल लो, स्पेशल कोर्ट बोल लो, दैट आर एस्टेब्लिश्ड in 1993 with the help of an act known as recovery of debt due to bank and financial institution act. ठीक है, loan account with the outstanding balance of 20 lakh and above can be filed with the DRT. सरफेसी बैंक्स अपने एंड के ऊपर जो है यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं लोन बाय इशूइंग डिमांड नोटिस, बाय इशूइंग पोजेशन नोटिस. डिमांड नोटिस सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 फॉर 60 डेज, पोजेशन नोटिस सेक्शन 13 सबसेक्शन 4. जब पोजेशन नोटिस इशू कर दिया गया तो आप पोजेशन क्रिएट कर लोगे वो सिक्योरिटी के ऊपर. ठीक है, सरफेसी एक्ट हाँ, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डीआरटी एंड सरफेसी के बीच में दोनों ही केसेस में आप क्या हो, डेट रिकवर कर रहे हो यहाँ पे. लेकिन डीआरटी की अगर मैं बात करूं ना, यहाँ पे चाहे सिक्योर लोन है चाहे यहाँ पे अनसिक्योर लोन है, दोनों ही आप रिकवर कर सकते हो अंडर डीआरटी. लेकिन सरफेसी में अकेला सिक्योर क्रेडिटर ही जा सकता है. दूसरा, सरफेसी में जाने के लिए
सर सही के पास यहाँ पे चार्ज क्या है, आपको रजिस्टर करवाना है। सेंट्रल रजिस्ट्री जो है वहां पे आपने जो चार्ज है, जो भी सिक्योरिटी के ऊपर आपने चार्ज क्रिएट किया उसको रजिस्टर करवाना यहाँ पे मैंडेटरी है, अगर आप यहाँ पे डेट रिकवर करना चाहते हो अंडर सरफेसी एक्ट। ओके, then next step is a write off when all the efforts to recover the due are exhausted or bank is convinced that further pursuit of the case will not result any worthwhile result, the outstanding amount write off by utilizing the provision made for that account in the books. If the provision is not enough, the excess amount is debited to P&L account. हमने प्रोविजन बना के चलते हैं ना कि इन केस डिफॉल्ट हुआ तो ये हमने प्रोविजन क्रिएट कर रखा है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोविजन आप राइट ऑफ कर दोगे। अगर फिर भी एक्सेस अमाउंट बचा तो उसको आप जो डेबिट साइड है वहां पे शो करोगे, ठीक है, डेबिट साइड में एज एन लॉस एसेट उसको कंसीडर किया जाएगा। द राइट ऑफ डजंट मीन दैट बोरर्स लाइबिलिटी टू द बैंक हैज एंडेड। अगर आपने राइट ऑफ कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि बोरर की लाइबिलिटी खत्म होगी। आपने लोन लिया था, इट्स योर लाइबिलिटी कि आपने वापस करना है वो लोन, ठीक है। रीशेड्यूलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग क्या है इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं, आप बाद में इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक कॉन्सेप्ट वैसे और है एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग का, इसको हम कल नहीं परसों वाले सेशन में डिस्कस कर लेंगे, एंड अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जितना हमने अभी तक टॉपिक कवर किया है उतने टॉपिक के हम यहाँ पे क्या है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी बीएफएम की, दैट इज ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग में सेशन रहेगा 7:30 पे बीएफएम का, तो काइंडली वो सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। वीडियो क्वेश्चन फॉर्मेट में हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो कवर करेंगे बीएफएम के लिए, ठीक है। तो 7:30 फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स हमारा सेशन रहेगा, तो काइंडली वो सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। रिटेल की क्लास रहेगी, केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, वीडियो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिटेल के 6:30 पे, एंड 7:30 पे आपकी बीएफएम की क्लास रहेगी, ओके, टिल योर मेगा क्लासेस, ओके। तो क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट कीजिएगा। अभी भी आपकी 6:30 के ऊपर आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी बीएफएम की, द सेशन इज टेकन बाय आशीष सर, तो काइंडली वो क्लास भी जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है, वो क्लास भी जरूर अटेंड कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटिंग विद अकाउंट्स विच हैव रिमेन एनपीए फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 12 months इज क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड एसेट। इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रेम सर। कल सर क्लास नहीं होएगी, कल कोई क्लास नहीं है, ना रिटेल की है ना बीएफएम की है, कल ऑफ है, ठीक है, कल कोई क्लास नहीं है। ट्यूसडे मतलब मेरी क्लास की मैं बात कर रही हूँ, बाकी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ओके, सो इट्स अ फॉल्स, एंड क्यों ये फॉल्स है इसका रीजन भी बता दो। इफ यू आर सेइंग दैट कि इट्स अ फॉल्स, डू लेट मी नो द रीजन कि आपने क्यों बोला ये फॉल्स है, करेक्ट कर दो फिर इसको। Okay, so you in the chat box a link is shared with you in relation to the 7 days strategy. I'll assure you just follow the strategy that is provided to you in this video. एक बार के लिए वीडियो खोल के जरूर देखिएगा, you will get to know कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको प्रेफरेंस पे, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको 100% स्कोर नहीं करना है ना, आपको 100% स्कोर नहीं करना है, क्राइटेरिया मैच करना है। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलोगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट। सो जस्ट क्लिक द लिंक दैट इज प्रोवाइडिंग टू यू, दैट विल हेल्प यू, यू विल गेट टू नो दैट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू शुड हैव टू कवर फर्स्टली, ठीक है। सो इट्स अ डाउटफुल, वेरी गुड। तो जब भी आपका एनपीए अगर तो 12 महीने के अंदर अंदर है, अगर तो 12 महीने के अंदर अंदर है तो वो आपका क्या कहलाएगा, सब स्टैंडर्ड।
12 महीने का टाइम पीरियड अगर आपका एक्सीड कर गया तो वो केस में वो क्या कहलाएगा, डाउटफुल। वो केस में वो कौन सी कैटेगरी चली जाएगी, डाउटफुल कैटेगरी चली जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, दिस इज ऑप्शन बी, द स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, पर आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करेगा। सो डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन सेकंड। आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन अ सब स्टैंडर्ड अकाउंट इज रुपीज 20 lakh, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज रुपीज 2 lakh, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh and 3.20 lakh. So what is the correct answer for question second? क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर बताइएगा। इट्स अ 5 lakh। ओके, सबसे पहले देख लो आपको कौन सा एसेट गिवन है। यहां पे हम बात कर रहे हैं सब स्टैंडर्ड कैटेगरी की, ठीक है, यहां पे हम बात कर रहे हैं सब स्टैंडर्ड कैटेगरी की। तो कितना अमाउंट ऑफ लोन गिवन है, 20 lakh। एंड रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना है, 2 lakh। रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना है, 2 lakh। अनरिलाइजेबल पोर्शन कितना हो गया, 18 lakh। सब स्टैंडर्ड के केस में मैं प्रोविजन की अगर बात करूं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर। अगर तो आपका रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी लेस देन 10% है तो वो केस में आपने कितना प्रोविजन लगाना है, 25%। अगर मोर देन 10% है वो केस में कितना लगाना है, 15%। किसके ऊपर ये प्रोविजन है, ये एप्लीकेबल होएगी, ऑन दी आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ऑन दी आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अभी रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना है, 2 lakh, है ना। रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना है, 2 lakh। आई गेस नियर बाय अप्रोक्सीमेटली 10% ये जो वैल्यू है ये आएगी आपकी। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 2/20 इंटू 100 करके, नियर बाय 10% आएगी। तो कितनी परसेंटेज यहाँ पे आप जो है वो अप्लाई करोगे, ठीक है, कितनी परसेंटेज जो है क्या था यहाँ पे, सी आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन सब स्टैंडर्ड अकाउंट इज 20 lakh, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज रुपीज 2 lakh एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। तो लेस देन 10% है तो वो केस में हम कितना प्रोविजन मेंटेन करेंगे, 25% मेंटेन करना है। मैंने आपको कितना बोला, 25% मेंटेन करना है, तो लगा दो 2 lakh का 2 lakh का नहीं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है, 20 lakh। 20 lakh का 25%, 20 lakh का 25%। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, आई गेस 5 ही आएगा, ठीक है, इट्स अ 5 lakh, इट्स अ 5 lakh। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, दिस इज ऑप्शन सी। एंड सभी ने यहां पे करेक्ट आंसर मार्क किया है, इट्स ऑप्शन सी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट के साथ मैं यहाँ पे चली हूँ एंड मैंने अप्लाई कर दी वो जो इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, मैंने जस्ट अप्लाई की है यहाँ पे क्वेश्चन में। इसी तरीके से आप लोगों ने करनी है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनपीए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मॉड्यूल डी का। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू डाउटफुल एसेट, accounts which are in order, accounts which have been classified as NPA for a period not exceeding 12 months, substandard account which have remained NPA for a period exceeding 12 months, none of the above। सबसे पहले देखो आपसे पूछा किस बारे में गया है, करेक्ट के रिलेशन में कि इनकरेक्ट के रिलेशन में, करेक्ट के रिलेशन में कि इनकरेक्ट के रिलेशन में। सर अगर 10 लाख तक की आपकी अमाउंट रहता है, सॉरी 10% तक अगर आपका वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है तो वो केस में हमने 25% मेंटेन करना है ना। मोर देन 10 चला जाएगा तो 15%। दैट्स वाई मैंने 25% यहाँ पे जो परसेंटेज है वो अप्लाई किया ऑन दी आउटस्टैंडिंग ड्यू, ठीक है सर जी। एग्जैक्ट 10 मतलब मोर देन 10 होएगा तो 15 अप्लाई कर देना, अप टू 10 है तो आप 25 अप्लाई करोगे। इट्स ऑप्शन सी। क्वेश्चन थर्ड के लिए आपसे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू डाउटफुल कैटेगरी, तो डाउटफुल एसेट के रिलेशन में। तो अकाउंट विच आर इन ऑर्डर, जो तो ऑर्डर में है वो आपके कौन से अकाउंट हैं, वो तो हैं आपके स्टैंडर्ड एसेट। वो क्या है, स्टैंडर्ड एसेट, उनको आप डाउटफुल नहीं बोलोगे। अकाउंट्स विच हैव बीन क्लासिफाइड एज एनपीए फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स, तो ये वाले अकाउंट्स को कौन से अकाउंट बोलते हैं ये आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में।
ऑप्शन बी में जिस बारे में बता रखा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि ये किस कंटेक्स्ट में करेक्ट हो जाएगा. इफ दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू डाउटफुल एसेट, देन डू लेट मी नो कि किस कंटेक्स्ट में ये करेक्ट है. इट्स अ सब स्टैंडर्ड. वेरी गुड अभिषेक सर, इट्स अ सब स्टैंडर्ड. तो एनपीए डिक्लेयर होने के पहले 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड है. दैट्स वाई स्टेटमेंट बी यहां पे क्या है, इनकरेक्ट इन रिलेशन टू डाउटफुल. ए भी इनकरेक्ट है. सब स्टैंडर्ड विच हैव रिमेन एनपीए फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ्स, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, डाउटफुल एसेट्स. ठीक है, तो यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी थी. करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन सी. इनकरेक्ट पूछा होता देन ऑप्शन ए एंड बी आपका करेक्ट आंसर रहता. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट. Which of the following statement is not correct in relation to out of order? I hope so you are familiar with the concept out of order. Do let me know कि कौन सी statement incorrect है in relation to out of order. If the outstanding balance remain continuously more than the sanction limit or drawing par, outstanding balance in the principal operating account is less than the sanction limit or drawing par, but there are no credit continuously for 12 months. Credit are not enough to cover the interest debited during the same period. This account should be treated as out of order. Option D is none of the above. So what is the correct answer for question 4? What is the correct answer for question 4? So it's option D, option C, B, option C. Okay. इन स्पाइट ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कशन, हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है. इन स्पाइट ऑफ दैट चांसेस ऑफ कंफ्यूजन विल बी देयर, है ना. बस स्टेटमेंट अच्छे से एनालाइज करो, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. चलो डिस्कस करें वन बाय वन करके. स्टेटमेंट 1. If the outstanding balance remains continuously more than the sanction limit or drawing par, तो जितना आपको लॉट है, सेंशन लिमिट जितना लॉट है, उससे अगर एक्सेस रहता है आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस, देन डेफिनेटली दैट इज कंसीडर्ड एज आउट ऑफ ऑर्डर. तो स्टेटमेंट 1 क्या है यहाँ पे, करेक्ट है इन रिलेशन टू आउट ऑफ ऑर्डर. स्टेटमेंट 2 के ऊपर आ जाओ. आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अकाउंट इज लेस देन द सेंशन लिमिट और ड्रॉइंग पार, बट देयर इज नो क्रेडिट कंटिन्यूसली फॉर 12 मंथ. देखो ये ऑप्शन मैंने आपको कराई थी, ये ऑप्शन हमने डिस्कस की है कि अगर ऐसा देखने को मिलेगा तो वो भी आउट ऑफ ऑर्डर है. लेकिन क्या मैंने 12 मंथ्स के कंटेक्स्ट में बोला था, थोड़ा ध्यान में लेके आओ, क्या मैंने 12 मंथ्स के कंटेक्स्ट में बोला था, नो, इन 6 मंथ्स. इन 6 मंथ्स, गेटिंग माई पॉइंट, दैट्स वाई इन 6 मंथ्स. दैट्स वाई ऑप्शन बी क्या हो गया यहाँ पे, इनकरेक्ट. अदरवाइज इट्स करेक्ट, अदरवाइज इट्स करेक्ट अगर यहाँ पे 6 मंथ्स होता. गेटिंग माई पॉइंट. ऑप्शन सी, क्रेडिट आर नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिट. तो ये हमने देखा ही था कि इतना भी क्रेडिट नहीं है कि आप जो भी आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं उनको आप मीट ऑफ कर पाओ. वो भी अकाउंट क्या डिक्लेयर किया जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर. तो स्टेटमेंट सी भी क्या है यहाँ पे, करेक्ट है. आपसे पूछा क्या गया था, कौन सा करेक्ट नहीं है. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 4? दिस इज ऑप्शन बी. फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 4 इज व्हाट, ऑप्शन बी. आई होप सर थिंग इज क्लियर टू यू, बिकॉज सभी के वेरिंग आंसर्स थे, बहुत ज्यादा वेरिंग आंसर्स थे. आई होप सो आफ्टर लिसनिंग द एक्सप्लेनेशन द थिंग इज क्लियर टू यू व्हाई वी आर सेइंग दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 4. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट. So an asset was considered non-performing asset based on the concept of dash days overdue, 90 days, 180 days, 60 days, 30 days. तो बहुत easy question है, बेस ही है आपका एनपीए का. Do let me know the correct answer in one sync everyone for question 5th. The correct answer for question 5th is what? It's 90 days, 180 days, 60 days और 30 days. वेरी गुड. तो कौन सा कॉन्सेप्ट चलना है आपका, 90 डेज का. ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग जो आपके एसेट्स हैं दैट इज बेस्ड ऑन 90 डेज ओवर ड्यू कॉन्सेप्ट. तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, दिस इज ऑप्शन ए एंड सभी का करेक्ट आंसर है, इट्स ऑप्शन ए. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट. ओके, अ डाउटफुल अबव 2 year हैज अ बैलेंस ऑफ 20 lakh. द सिक्योरिटी वैल्यू इज 16 lakh. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, 5 lakh, 10 lakh, 20 lakh, 10.40 lakh.
सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 6? क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर बताइएगा। डाउटफुल कैटेगरी है, जस्ट टेक इनटू कंसीडरेशन D1, D2, D3 and do let me know what is the amount of provision, whether it's option A, B, C, D. It's option A, it's a 5 lakh, okay. Option D, 10.40. Everyone, I want कि आप एक बार अटेम्प्ट करो ये क्वेश्चन को, एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक्ड इट। आई एम सीइंग हियर द नंबर ऑफ कंटेंट व्यूअर एंड नंबर ऑफ लाइक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे जरूर लाइक किया कीजिए, दैट विल रियली मोटिवेट मी। सो इट विल टेक 4 to 5 seconds, सो प्लीज डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक्ड इट। इट्स ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए। देखो कॉन्सेप्ट मैंने सभी को बताया है यहाँ पे, इन स्पाइट ऑफ दैट वेरिंग आंसर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। लेट्स सी आंसर। अगर आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया होगा ना, कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, अगर आपने अप्लाई किया ना यहाँ पे, आपको पेन और कैलकुलेटर उठाने की जरूरत भी नहीं थी ये क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करते क्वेश्चन को, बिना पेन बिना कैलकुलेटर के ये जो क्वेश्चन है ना, आप करेक्टली बोल देते कि दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी फिर से एनालाइज कर लो क्वेश्चन को एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर। मैंने बोला आपको कैलकुलेटर उठाने की जरूरत भी नहीं थी ये क्वेश्चन में। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ओके चलो लेट मी डिस्कस वंस। डाउटफुल अबव 2 years। डाउटफुल की अगर मैं बात करूं, डाउटफुल के केस में मैंने आपको क्या बोला? डाउटफुल के केस में हमने कंसीडर किया D1 कैटेगरी, D2 कैटेगरी, D3 कैटेगरी, ये डिस्कस किया। पहले 12 महीने, नेक्स्ट 24 मंथ्स, नेक्स्ट 36 मंथ्स। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, फर्स्ट ईयर बोल लो, सेकंड थर्ड, नेक्स्ट आपका जो थर्ड फोर्थ रहेगा वो आपका D3 कैटेगरी रहेगा। अभी ऑप्शन पे आ जाओ। अ डाउटफुल अबव 2 year, मोर देन 2 year, doubtful above 2 year has a balance of 20 lakh, the security value is 16 lakh, what is the amount of provision? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मतलब थर्ड एंड फर्स्ट ईयर ये था, सेकंड एंड थर्ड आपका जो है 24 मंथ्स की अगर मैं बात कर लूं, वो आपका D2 कैटेगरी है, वो आपका D2 कैटेगरी है। क्वेश्चन में क्या लिखा? अ डाउटफुल अबव 2 year, मतलब मोर देन 2 year हो गया अभी, मोर देन 2 year हो गया अभी, तो ये कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा? D3 कैटेगरी में चला जाएगा। अ डाउटफुल अबव 2 year हैज अ बैलेंस ऑफ 20 लाख, द सिक्योरिटी वैल्यू इज 16 लाख। जब आपका मोर देन 2 year हो गया, D3 कैटेगरी में चला गया, वो केस में प्रोविजन की रिक्वायरमेंट कितनी थी? वो केस में प्रोविजन की रिक्वायरमेंट कितनी थी? दैट इज 100%, एंड 100% आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। Do let me know the correct answer now for question 6. Very good. अभी करेक्ट आंसर आ रहे हैं that it's 20 lakh, एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले, ऐसा नहीं है कि पहले करेक्ट आंसर नहीं दिए स्टूडेंट्स ने, पहले भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन सी के लिए बोला है। लेट मी चेक वंस, किन्होंने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है फॉर क्वेश्चन 6। लाइफ ऑफ बैंकर्स ने करेक्ट आंसर दिया है सबसे पहले फॉर क्वेश्चन 6, ठीक है। सिर्फ आप, इट्स नथिंग, बट आपने सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना था, सिर्फ आपने क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे एनालाइज करना था। जब आपका डाउटफुल कैटेगरी में है एसेट, अबव 2 year हो गए हैं, वो केस में वो D3 कैटेगरी चली जाएगी, एंड वहां पे आपने 100% जो प्रोविजन है वो मेंटेन करके रखना है, ठीक है। 100% जो प्रोविजन है वो मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इट्स ऑप्शन सी, इट्स 20 लाख। इट्स ऑप्शन सी, इट्स 20 लाख, ठीक है। Now move on to next. Then next is Karthik's account declare NPA on 31st March 2020 has a balance of rupees 20 lakh. The realizable value of security rupees 16 lakh. What is the amount of provision as on 31st March 2022? So what is the correct answer for question 7? क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर बताइएगा। सिर्फ टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलना, सिर्फ टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलना यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि
कैटेगरी कौन सी चलेगी, एनपीए हुआ है 2020 को, क्या सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है, D1 है, D2 है, कौन सी कैटेगरी है, अकॉर्डिंगली बस प्रोविजन अप्लाई कर दो एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 7। एक क्वेश्चन हमने और सॉल्व करना है, जस्ट वेट, एक क्वेश्चन हमने और सॉल्व करना है, ठीक है, उसके साथ ये डाउट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे, आई गेस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उससे नेक्स्ट है इन रिलेशन टू दैट कॉन्सेप्ट, डाउटफुल कैटेगरी के रिलेशन में, तब आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, ठीक है, तब आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे दोनों के बीच में, ओके। सो जस्ट वेट फॉर दैट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 7 के लिए इट्स ऑप्शन डी, इट्स 8 लाख, ओके एवरीवन, अभी तक जितने भी आंसर आए हैं इट्स ऑप्शन डी, इट्स 8 लाख, ओके। तो अकाउंट की अगर मैं बात करूं, ये एनपीए कब डिक्लेयर हुआ, मतलब 90 डेज का टाइम पीरियड जो है वो एक्सपायर हो गया, तो एनपीए आपने डिक्लेयर किया कब, 31 मार्च 2020 को, ठीक है, 31 मार्च 2021 को यहां पे एनपीए डिक्लेयर है। विद इन 1 ईयर ये कौन सा कहलाएगा, सब स्टैंडर्ड कहलाएगा, विद इन 1 ईयर ये कौन सा कहलाएगा, सब स्टैंडर्ड। 31 मार्च 2022 को ये कौन सा चला जाएगा, मोर देन 12 मंथ्स का पीरियड हो गया, तो ये कौन सी कैटेगरी होगी, D1। पूछा ही किस कंटेक्स्ट में गया था, 2022 के कंटेक्स्ट में, तो यहाँ पे क्या परसेंटेज अप्लाई करोगे, यहाँ पे जो आप परसेंटेज अप्लाई करोगे दैट इज 25%, क्योंकि ये अभी आपका डाउटफुल कैटेगरी आ गया। कौन सा कैटेगरी आया, डाउटफुल कैटेगरी। डाउटफुल कैटेगरी के केस में आपने प्रोविजन किसके ऊपर मेंटेन करना है, जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, 20 लाख, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना है, 16 लाख, अनरिलाइज पोर्शन कितना हो गया, 4 लाख। डाउटफुल के केस में ये जो परसेंटेज है ये किसके ऊपर अप्लाई होएगा, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर। इसका मतलब 16 लाख का 25% कर दो, दिस इज 4 लाख, एंड ये जो अनसिक्योर पोर्शन है वो केस में तो आपने 100% मेंटेन करके चलना ही चलना है, ठीक है, वो केस में आपने 100% मेंटेन करके चलना ही चलना है। तो यहाँ पे 4 लाख, तो टोटल अगर मैं प्रोविजन की बात करूं कितना प्रोविजन हो गया, 8 लाख। फॉर क्वेश्चन 7 व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दिस इज ऑप्शन डी, ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दिस इज ऑप्शन डी। तो in the chat box a link is shared with you in relation to the CIB updates recently, so if you want to know just click the link provided to you in the chat box, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या एड ऑन हुए हैं, ठीक है, you will get to know all the information in relation to that, so just click the link provided to you in the chat box. Now next is find out the correct statement. The bank are required to make a journal provision for standard asset other than the direct advance to agriculture and SME at the rate of 0.25%, commercial real estate and loans at teaser rate at the rate of 2%. In case of special mention account, it's 0.75%. Do let me know the correct statement, whether it's option A, statement 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3, and none of the above. So what is the correct answer for question 8? क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर बताइएगा, इट्स ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ओके, नन। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया आपसे, ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक जनरल प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट के केस में अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आपने प्रोविजन तो मेंटेन करना है, डायरेक्ट एंड एमएससी के लिए मेंटेन करना था, ठीक है, रेजिडेंशियल हाउसिंग के लिए था, कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए था, टीजर रेट हाउसिंग के लिए था, एग्रीकल्चर को छोड़ के अदर जो आपका सेक्टर्स है वो केस में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे बता के रखा है दैट स्टैंडर्ड एसेट अदर देन डायरेक्ट एडवांस टू एग्रीकल्चर एंड एसएमई एट द रेट ऑफ 0.25,
देखो 0.25 तो हमने डिस्कस किया, लेकिन 0.25 किस कंटेक्स्ट में था? एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में था। अगर मैं अदर देन एग्रीकल्चर की बात करूं तो वो केस में कितना था? वो केस में कितना था? डू लेट मी नो। 0.40 कितना? वेरी गुड। तो कपिल सर ने यहाँ पे क्विकली शेयर किया दैट इट्स 0.40। तो दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे बता किसके रिलेशन में रखा है? अदर देन डायरेक्ट एडवांस टू एग्रीकल्चर, लेकिन परसेंटेज किसकी दे रखी है? एग्रीकल्चर की। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। कमर्शियल रियल एस्टेट एंड लोन्स एट टीजर रेट एट द रेट ऑफ 2%। देखो कमर्शियल रियल एस्टेट के केस में कितना था? 1%। रेजिडेंशियल हाउसिंग का रहेगा तो 0.75। टीजर रेट में कितना था? 2%। लेकिन यहाँ पे कॉमनली ही बता रखा है दैट कमर्शियल रियल एस्टेट एंड टीजर रेट के केस में कितना है? 2%। सो दैट्स वाई इट इज इनकरेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? इन केस ऑफ स्पेशल मेंशन अकाउंट के केस में तो भाई प्रोविजन बनाना ही नहीं है, नहीं ना बनाना, तो ये क्या हो गया फिर? इनकरेक्ट। चाहे 0.75 है, 0.25 है, 0.40 है, वॉट एवर, बनानी नहीं है, प्रोविजन क्रिएट करनी नहीं है एसएमए के केस में। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा था, कोई भी करेक्ट नहीं है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 8? दिस इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, दिस इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। Now move on to next. Okay. A loan of rupees 5,50,000 is declared a doubtful asset as on 31st March 2019. Realizable value of security is 3 lakh. What is the amount of provision as on 31st March 2022? It's 80,000. 3,70,000, 1 lakh, 5,50,000. So what is the correct answer for question 9? Question 9 का करेक्ट आंसर बताइएगा। Whether it's option A, B, C or D. It's option D. 5,50,000. You are saying for question 9. 5,50,000. What is the amount of provision for question 9? ओके, चलो डिस्कस करें अभी एक बार के लिए। A loan of rupees 5,50,000 is declared doubtful as on 31st March 2019. तो 1 मार्च 2019 को ये आपका जो एसेट है ये कंसीडर किया गया डाउटफुल। ठीक है, तो 2020 तक ये कौन सा कहलाएगा? पहले साल, पहले 12 महीने ये कौन सा कहलाएगा? D1 कहलाएगा। डाउटफुल कैटेगरी 1 में कहलाएगा, मतलब 31 मार्च 2020 तक ये क्या कहलाएगा? D1 कैटेगरी में कहलाएगा। नेक्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, 31 नेक्स्ट जो भी 2 ईयर रहेंगे, 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022, ये केस में ये कौन सा कहलाएगा? D2 कैटेगरी में चला जाएगा। सेकंड एंड थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूं, ये D2 कैटेगरी में चला जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो D2 कैटेगरी में है अभी आपका ये जो एसेट है, D2 कैटेगरी में है 31 मार्च 2022 को। D2 के केस में प्रोविजन रिक्वायरमेंट कितना था? D2 के केस में प्रोविजन रिक्वायरमेंट इज 40%। 40% ऑफ व्हाट? अमाउंट कितना है यहाँ पे लोन का? 5,50,000। रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज व्हाट? दिस इज 3 लाख। एंड जो आपका दूसरा आ जाएगा, दिस इज 2,50,000। ठीक है, अभी डाउटफुल के केस में अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, कितना परसेंटेज मेंटेन करना है आपने D2 कैटेगरी के केस में? 40%। 40% ऑफ व्हाट? ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, नॉट ऑफ रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो 3 लाख का यहाँ पे कर दो 40%, ये केस में आपने इतना मेंटेन करके रखना है। तो 3 लाख, दिस इज 1,20,000। ठीक है, एंड इस तरफ अगर मैं बात करूं
इस तरफ अगर मैं बात करूं 2,50,000 की को अगर आप कंसीडर करोगे, ये तो आपने 100% मेंटेन करके रखना है, ये तो आपने 100% मेंटेन करके रखना है, तो ये कितना आ जाएगा 2,50,000। तो 1,20,000 प्लस 2,50,000, दिस इज 3,70,000, दिस इज 3,70,000। ओके, ठीक है। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 9 इज व्हाट? दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन बी। ठीक है, एक बारी दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, एक बारी दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको गिवन था 31 मार्च 2019 को कि ये जो एसेट है ये डिक्लेयर कर दिया गया डाउटफुल। पहले 12 महीने जब डाउटफुल डिक्लेयर किया, पहले 12 महीने ये D1 कैटेगरी में रहेगा, नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर ये D2 कैटेगरी में रहेगा। तो मैंने 2019 से लेकर टाइमलाइन शो किया, यहाँ पे पहले 12 महीने ये D1 कैटेगरी में, नेक्स्ट ईयर एंड उससे नेक्स्ट ईयर आपको D2 कैटेगरी में देखने को मिलेगा। हमने प्रोविजन कैलकुलेट करना था एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, तो 31 मार्च 2022 को D2 कैटेगरी है, 40% प्रोविजन रिक्वायरमेंट है, तो रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का 40% दैट इज 1,20,000 एंड 100% आपने अनरिलाइजेबल पोर्शन का बना के रखना है, दैट इज 2,50,000। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? दिस इज 3,70,000। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. Next is relating with the CRILC or CRILC, stand for Registry of Information on Large Credit. True or false? Question 6. Okay, क्वेश्चन 6 दोबारा से करना है। चलो एक बार क्वेश्चन 6 के ऊपर दोबारा चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 10 डिस्कस कर लें एक बार के लिए, फिर क्वेश्चन 6 के ऊपर दोबारा मूव ऑन करते हैं। ठीक, मेरे को ध्यान में नहीं है क्वेश्चन 6 इज रिलेटिंग विद व्हाट। ओके, क्रेलिक स्टैंड फॉर सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। फुल फॉर्म आपसे पूछा गया क्रेलिक के रिलेशन में, क्या ये सही स्टेटमेंट है या गलत है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो एवरीवन इज सेइंग दैट इट्स ऑप्शन ए, इट्स ट्रू। ऑप्शन ए, इट्स ट्रू। फॉल्स, एक आंसर आया अभी तक मेरे पास फॉल्स, दैट इज लाइफ ऑफ बैंकर्स। मिस्टर परफेक्ट इज ऑल्सो सेइंग दैट इट्स फॉल्स। ओके, तो क्रेलिक की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, मैंने वैसे ये टॉपिक पढ़ाया नहीं आपको, नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वहां पे मैं डिटेल में ये जो क्रेलिक वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। अभी के लिए अगर मैं